तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर लेके आए हैं। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, सेम टू सेम उसी तरह से आपका हम क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से एकदम समझ लेते हैं तो हमको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, या जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आएंगे। क्योंकि अभी हम इसके बाद कम से कम 1-2 मॉडल पेपर और बनाएंगे, जिससे आप सभी मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके अर्धवार्षिक पेपर हो या वार्षिक पेपर हो, उनमें से ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टू सेम, या इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसलिए आप लोग क्लास को एकदम अच्छे से समझिएगा। तो आज की क्लास काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि पूरा आपका 70 नंबर का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इस क्लास को और पेपर को बनाने में बहुत ही, समझ लीजिए, मेहनत लगी हुई है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन हम यहाँ पे रख दिए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इस पे भरोसा करिए पेपर पे, और आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग को अगर एक क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको एक क्लास कैसी लग रही है, और आगे आपको कि ऐसे ही क्लासेस चाहिए या आप कैसी क्लासेस चाहिए, तो उस तरह से हम आपको करवाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये मॉडल पेपर हम बनाए हैं वो अर्धवार्षिक के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये वार्षिक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अनुक्रमांक आपको लिखना होता है, यहाँ नाम लिखना होता है। तो ये आप क्लास 10th का है, पता ही है आपको। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, जिनमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको पूरा सोल्यूशन करने के लिए दिया जाता है। सब्जेक्ट तो आपका मैथ ही है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का ये आपका पेपर है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपका एग्जाम लिया जाता है रिटन वाला, वो 70 नंबर का ही होता है। और उस 70 नंबर में जो 20 नंबर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और 50 नंबर जो आपको होते हैं उनको कॉपी पे सॉल्व करना होता है। तो ये 20 नंबर OMR शीट पे आपको भरना होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी टिक लगा देंगे और सही हो जाएगा। तो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले हम सॉल्व करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ये सब आ रहे हैं तो हमसे, हमारे साथ साथ आप खुद सॉल्व करिए और देखिए कि आपको 20 नंबर में कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। cos a बराबर √3/2 है, तो sin 2a की वैल्यू यहाँ पे बताना हुआ है। तो देखिए, कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो cos a की वैल्यू यहाँ से √3/2 दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है 30 की। तो यहां से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 30 अंश आ जाएगी। अब यहां रख दीजिए sin 2a, a की वैल्यू 30, तो ये कितना हो गया sin 60, और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ये इसमें सही हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लासा 12 और 21 का 84 है, तो मासा 12 और 21 का क्या होगा। तो इनमें ऐसा नहीं है कि 12 और 21 का डायरेक्ट आपको मासा निकालना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हों, वहां से हमको क्या करना है, फार्मूले लगा के सॉल्व करना है। यहाँ तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ये आपको सॉल्व करने वाले में क्वेश्चन दे देगा तो आपको फार्मूले से ही सॉल्व करना है। तो देखिए, हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, LCM × HCF। ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो निकालना है मासा यानी कि HCF,
तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम, इसी पे रख दीजिए। तो पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 21, एलसीएम है 84, काट दो, 21 चौका 84, 4 तिहाई 12। तो जो आपका एचसीएफ आया वो कितना आया, 3 आया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहां हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। योग का फार्मूला होता है सिंपल सा -b/a, -b/a, या इसी को आप बोलते हैं -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ए बी क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो रख दीजिए यहां पे वैल्यू, b की वैल्यू कितना है -4, a की वैल्यू है 4, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बटा 4, ये कितना आ गया, 1 आ गया। जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा समांतर श्रेणी 4 9 14 ... 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। अंत से 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया है L - n - 1 × d। ये अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला है। तो यहां आप रख लीजिए L कौन सा है, ये है लास्ट वाला पद 254। कितने पद तक निकालना है, 10, n की वैल्यू 10। D क्या होता है, सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए सारवंतर निकालने के लिए a2 - a1, a2 ये है, a1 ये है, तो 9 - 4 यानी कि कितना आ जाएगा, सारवंतर 5 आ जाएगा। तो 5 यहां रख लीजिए, ये हो जाएगा 254 - 9 × 5, तो 254, 9 × 5 = 45, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 209। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा कि बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु का मतलब 0, 0 से इसकी क्या दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमको x1 और y1 क्या दिया है, -3, 4, और x2, y2 क्या दिया है, 0, 0। लगा दीजिए फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रख लीजिए इसी पे वैल्यू, x2 की वैल्यू कितना है, 0, x1 की वैल्यू है -3 तो +3 हो गया, y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 4, ये -4। सॉल्व करिए, ये 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 3 का 9, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 9 25, और इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, एक समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में क्या संबंध होगा। तो ये जो आपका है इसमें संबंध बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका है, इससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए कभी कभी पूछता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 माध्यक -2 माध्य यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई समीकरण होना चाहिए। तो 1 मिनट यहाँ से
तो देखिए यहाँ पे ये आपका समीकरण यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो a की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको पता है कि अगर हमारा जो मूल है वास्तविक नहीं होता है तो d लेस देन 0 होता है, और d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू यहाँ से -4, तो -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 है, और c की वैल्यू कितना है, a है, लेस देन 0। तो ये 4 चौक 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a लेस देन 0। अब क्या करिए, यहां पे आपको इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -16, दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ समीका का चिन्ह लगा है, तो समीका का चिन्ह लगा होता है तो क्या करते हैं, जैसे ही माइनस दोनों तरफ हटाते हैं मुंह इसका इधर हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये 16/4 हो गया, इधर लेके आएंगे, a ग्रेटर देन 4 भाग करेंगे 4 आएगा, a ग्रेटर देन 4 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितना होगी। तो गोला जो होता है उसका पृष्ठ क्या होता है, तो पृष्ठ होता है 4πr² होता है। क्या किया जा रहा है, उसकी जो त्रिज्या है वो दुगना की जा रही है, तो नया पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो दुगना कर दो, 4πr की जगह पे 2r का होल स्क्वायर, तो 4π 2 दूना 4r², 4 चौक कितना हो जाएगा, 16πr² हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ। अब इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि पहले 4πr² था, अब 16πr² हुआ, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो 12πr² में आ रहा है। कितने में आ रहा है, 4πr² में आ रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए इनटू 100 कर दो, ये इससे पूरा कैंसिल, ये 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12, और 10 100 का 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 300% हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करा 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान आप क्या होगा। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जितने भी पद हैं उनको जोड़ लो, तो 3, 4 + 6 + x, कितने पद हैं, 4, तो बटा हो गया 4। समांतर माध्य दिया है 5, तो इसके जगह 5 रख दो, 6 4 10, 3 13 बटा x बटा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 + x, 5 चौक कितना हुआ, 20, तो 13 इधर आया तो माइनस में हो गया, तो कितना बचा, 7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इसको सब समझिए। लिखा है 3x² - 12x + k के मूल बराबर हो तो k की वैल्यू बताइए। अगर मूल बराबर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यदि मूल बराबर होते हैं तो d बराबर होता है 0। तो d का सूत्र b² - 4ac = 0 रख लीजिए। b की वैल्यू -12 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k = 0। ये 12 बराबर हो गया 144, 4 तिहाई 12 के बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो ये 144 प्लस में हो जाएगा, 12 से इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, तो k बराबर क्या हो गया, 12। तो भाई चाहे यहाँ 12 से 144 काट दो, चाहे 12 को इधर बटे में लेके आओगे तब भी कट जाएगा। तो k की वैल्यू कितना हो गई, 12 हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11,
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या की माध्यिका पूछा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें क्या करना होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है, 10 है। तो अगर पदों की संख्या 10 यानी कि सम होती है, तो पदों की संख्या यदि सम होती है तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, देखिए क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान क्या होता है, 2 होता है। तो थोड़ा डायरेक्ट यहां पे हम करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। n की वैल्यू कितना है, 10, तो 10/2 यानी कि 5वां पद। यहां 10 रखेंगे तो 10/2, भाग करेंगे तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6वां पद बटा क्या हो गया, 2 हो गया। अब 5वां पद 5, 6वां पद 6। देखिए 5वां पद 5 है, 6वां पद 6 है, यहां रख देना है। तो 5 धन 6/2, तो 6 5 कितना हो गया, 11/2। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है 5.5 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है 27:64 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत यहाँ पे क्लास लंबी हो जाएगी अगर बहुत डिटेल से आपको हम करवाते हैं। तो देखिए उनके आयतनों का अनुपात, आयतन को एक को B1 माने, दूसरे को B2 माने, तो आपको कितना दिया है, 27/64। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r3, और यहां पर भी हो जाएगा 4/3 पाई। पहला गोला है तो उसके त्रिज्या को r1, दूसरा गोला है तो r2 बराबर 27/64। ये पूरा कैंसिल, दोनों पे क्यूब लगा है, एक साथ क्यूब लगा सकते हो, दोनों पे क्यूब एक साथ लगा दिए, इधर से क्यूब हटाओगे इस पर क्या लग जाएगा, पूरा घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो यहां से 27 का घनमूल 3, 64 का हो गया 4। तो r1 और r2 का जो रेशियो है वो 3:4 निकल गया, क्योंकि बटे को ही रेशियो में आप लिख सकते हो, रेशियो को ही आप बटे में लिख सकते हो, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, इसी को रेशियो में भी आप ऐसे लिख सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमको निकालना क्या है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालने के लिए देखो क्या करोगे, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई r1 स्क्वायर अपान 4 पाई r2 स्क्वायर। सिर्फ त्रिज्या में चेंज हुआ, क्योंकि फार्मूला तो पृष्ठ के क्षेत्रफल का वही होता है, सिर्फ त्रिज्या अलग अलग होती है। ये कट गया, एक साथ स्क्वायर लगा है, अलग अलग लगा है तो एक साथ लगा दो। इसकी वैल्यू निकाले हैं कितना, 3/4, यहां रख दोगे 3/4 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, तो 9/4 आया। यानी कि जो रेशियो आपका आएगा 9:16, बटे को आप अनुपात में भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, देखिए 9 और 16 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 और 16 कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ इसको हम बना देते हैं 9, ये 9 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा,
देखिए जहां पे जगह है वहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि बाकी यहाँ बहुत जगह नहीं है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4, तो इसको चाहे आप क्या करिए समकोण त्रिभुज बना के हल कर लीजिए, चाहे फार्मूले से इसको हल कर लीजिए। तो फार्मूले से कैसे करेंगे, देखो cos बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला लगा दो। तो cos ए बराबर √1 माइनस साइन की वैल्यू कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। तो cos ए बराबर 1, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, हल करिए 16 एकम 16, 9 एकम 9 बटे में क्या हुआ 16, घटाओगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3/4 था आपका, तो इसको आप घटा लीजिए, तो 16 एकम 16 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, तो ये अंडर रूट कितना हो गया 7, और ये कितना हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमको लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए भाई, यहाँ पे हम 5 कर लेंगे तभी ऑप्शन मैच खाएगा, नहीं तो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 5, यहाँ पे हो जाएगा 25, और तो ये हो जाएगा 25, तो 25 से 9 आप यहाँ जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 16, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये cos ए बराबर √16/25। अब 16 का रूट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 4/5 देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, जो बी वाला है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान आप दीजिएगा, क्वेश्चन उसी तरह से लगेगा तो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा तभी जब यहाँ पे हम 5 कर लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम 5 कर लिए। तो इस तरह से 4/5 यहाँ पे आंसर आ गया। पे हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE और BC/FD हो, वे दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए ABC, और दूसरा त्रिभुज जो हम यहाँ पे बनाएंगे DEF बनाएंगे। तो यहां से AB/DE, AB और DE इसका रेशियो, दूसरा BC और FD, BC और FD ये वाला इसका रेशियो बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, ये सारे आपके कोण दिए हैं, तो कौन सा कोण यहां हम बराबर कर दें, दोनों त्रिभुज क्या हो जाए समरूप हो जाए। ध्यान देना है जो आपकी थ्योरम है, इन दोनों भुजाओं के द्वारा, यानी इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो एंगल बन रहा है और इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो एंगल बन रहा है, अगर वो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं और इन दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर होती है, तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं। यानी कि बी और डी अगर कहीं ऑप्शन आपको मिल रहा है तो वही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। अगर इनका ये अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं। तो अगर तीनों रेशियो बराबर होता है तो जो रेखाएं आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं समपाती होती हैं। ये रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। युगपत समीकरण x + 2y = 70 है और 2x + λy = 35 है, उसका कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान बताइए। देखिए दो युगपत समीकरण अगर होते हैं उनमें कोई हल नहीं होता, तो जो उसका रेशियो होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। तो ये क्या है a1 की वैल्यू 1, ये क्या है b1, ये क्या है
C1, तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू क्या यहाँ मिल जाएगी, लेमडा मिल जाएगी। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि डज नॉट इक्वल कहीं पे ऑप्शन में नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं पे वैल्यू रख देंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप लोग भी हमारे साथ आप सॉल्व करते रहिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना जाता है। बाद में आप बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का कोण 60 डिग्री है का उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 60 बटा 360, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ये एक 0 से एक 0, 6 छवक हो गया 36, एक 6 से एक 6 यहाँ भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, 22 बटा 7, यहाँ बचा 6, तो 22 छक्का 132 बटा क्या हो गया 7, 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी कितना होगी। y अक्ष से दूरी कितना होगी, तो आइए हम यहाँ पे एक निर्देशांक बना लेते हैं, चतुर्थांश। y अक्ष से दूरी कह रहा है, ये है y अक्ष, इससे दूरी, इससे दूरी का मतलब x अक्ष पे जो चली गई है दूरी वही आपका आंसर होगा। तो x अक्ष से जो दूरी है, देखिए y अक्ष से चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो कितना आ रहा है, जो x पे दूरी चली जाएगी वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी -3। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। और वैसे भी दूरी की बात किया हुआ है तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि +3, क्योंकि जो दूरियां होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, तो +3 भी यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, समरूपता आप पढ़े हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो तो 2 त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप। ये दोनों उनकी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर x² - x - 3a का एक शून्यक 3 हो तो क्या बताना है, a की वैल्यू बताना है। तो शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब कि px = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px की वैल्यू x² - x - 3a = 0 हो जाएगा। शून्यक 3 है यानी कि x की वैल्यू 3 है, यहां रख दीजिए, 3 के स्क्वायर -3 बराबर 0, 3 त्रिक का 9 -3 3a बराबर 0, ये हो जाएगा 6, उसको उधर ले जाओगे तो प्लस, इसको काटोगे तो 3 दूना 6, यानी कि a = कितना हो जाएगा 2। a की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व यानी कि कर लीजिए। तो चलिए 20 क्वेश्चन जो आपके हैं, जो हम खंड जो आ था उसको हम सॉल्व कर चुके थे, उसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर लिए थे। अब हम जो खंड बा है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, करा सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपके हैं, वो 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है और जो सभी क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर के आपके प्रत्येक क्वेश्चन हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए जो 21 का है, 21 का उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, ये -3 होगा यहाँ, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी कि अंतः विभाजन का फार्मूला लगा के यहाँ पे आपको निर्देशांक बताना है। तो अगर एक हम यहाँ पे लाइन खींचे तो ये आपका मान लीजिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक 4, -3 है और इसका 8, 5 है। अंदर कोई एक बिंदु है पी, उसी का निर्देशांक आपको बताना है और ये 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जो हमको दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहां से हम लिख लेते हैं कि x1, y1 जो हमको दिया है वो 4, -3 दिया है। x2, y2 जो दिया है वो 8, 5 दिया है। अनुपात ये हमको दिया है 3:1। अंतः विभाजन का फार्मूला लगा दीजिए। अंतः विभाजन सूत्र से तो क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस m2। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 बराबर कितना है 3, x2 बराबर 8 है, m2 बराबर 1 है, x1 के बराबर 4 है अपान m1 3 प्लस 1। m1 कितना है 3, y2 कितना है 5, m2 1 है, y1 कितना है -3 है, m1 3 है, m2 1 है। तो 8 तिरिक 24, 4 एकम 4, 3 1 4 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 28/4 और भाग करेंगे तो 4 सते 28। x की वैल्यू तो ये आ गई। y की वैल्यू 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 1 4। तो ये हो गया 12 बटा हो गया 4, y बराबर क्या आ गया 3 यहाँ पे आ गया। तो आपसे निर्देशांक पूछा था तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, अभीष्ट निर्देशांक हमारा क्या निकला 7, जो आपका है वो 3 मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम इसमें जो खंड खा है इसको देखते हैं। वो खा नंबर सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 100% आप मान के चलिए कि दोनों क्वेश्चन जो ऊपर के हैं ये कंफर्म पूछे जाएंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। खा नंबर जो आपका है क्या लिखते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसका हम व्युत्क्रम मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को। तो यहां पे चलिए बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम मान लेंगे। तो जहां P तथा Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। यानी सहअभाज्य का मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, बटा 1 करके तिरछा गुणा। तो P बराबर √3Q। अब मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग कर लीजिए तो P का हो जाएगा P², इसका वर्ग करेंगे तो 3, Q का वर्ग करेंगे तो Q²। तो P² बराबर 3Q² आ गया। यानी कि ये जो है ये गुणनखंड में है। तो गुणनखंड में होने का मतलब ये हुआ कि 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी आपका कट जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख रहे हैं
कि जो 3 है p स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड है। तब जब p स्क्वायर इसका एक गुणनखंड है तब p भी तब 3p का भी एक गुणनखंड होगा। इसको चलिए मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये लिखने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है थ्योरी वाला, इसको अच्छे से समझिएगा कि अगर 3 जो है p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 3 जो है वो p का भी एक गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, पुनः माना। इसी तरह हमको q को भी दिखाना है तो हम क्या करते हैं, पुनः मान लेते हैं p बराबर मान लीजिए 3r। जो संख्या यहाँ यूज रहेगी उसी के गुणांक में अगली संख्या आपको मानना है। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ पे 5r मानते और 3 है तो यहाँ पे हम 3r मान लेते हैं। अब इसको कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको अगर 2 समीकरण बोलेंगे तो इसको 3 बोलेंगे। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दिए तो चलिए यहां रख दो 3r का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9r स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। यहां आप इसको थोड़ा सा सरल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ हम क्या दिखाएंगे, जिस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं सेम उसी तरह से यहाँ भी लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो 3 है q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो 3 जो है q स्क्वायर का गुणनखंड है, तब 3q का भी एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो यहां हम क्या दिखा दिए कि जो 3 है वो p स्क्वायर का भी गुणनखंड है और जो 3 है वो q का भी एक गुणनखंड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो p और q है उसका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3। लेकिन हम माने क्या थे, ये p और q हम क्या माने थे, सहभाज्य माने थे। सहभाज्य का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं माने थे, लेकिन उसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, कारण क्या देंगे, समीकरण 2 तथा 4 से ज्ञात होता है कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है, हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। हमने ये माना हुआ था कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। ग में क्या है, कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। ग नंबर आपका है ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत अगर पूर्णांक आपको मानना होता है तो x और x+1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, जैसे हमको प्रश्न बोल रहा था। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। इसका और इसका दोनों का वर्ग कर दें और उसको जोड़ देंगे तो 365 के बराबर हो जाएगा। x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसी को सॉल्व कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a² + b² + 2ab बराबर 365। x² जुड़कर हो गया 2x² + 2x + 1। 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो 364 बराबर हो गया 0। तो ये तो एक द्विघात समीकरण बन गया। इसमें कॉमन भी मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे x बचा, 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 2 × 1 = 2 हो गया और 2 × 8 = 16 होगा भाई। यहाँ पे 2 × 8 = 16, 2 दूना 4 होगा। 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसका आपको करना है गुणनखंड। गुणा करने पे 182 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 182 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 1 = 13, 7 दूनी 14 और 13, 14 से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कर लीजिए। तो क्या करोगे, 14 - 13x - 182 बराबर हो जाएगा 0। 14 का x में गुणा किए तो 14x, 13 का x में किए तो 13x - 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + 14, 13 कॉमन लेंगे तो ये हो गया प्लस, 13 का भाग करेंगे तो 14 बराबर आ गया 0। अब x + 14 फिर से कॉमन ले लो तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x - 13 बचेगा बराबर 0। ये तो इसका फैक्टर निकल गया। फैक्टर निकालने के बाद दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। इसको 0 के बराबर किए तो x की वैल्यू आई -14। तो अगर -14 आ जाएगी तो उसको आपको छोड़ देना है, प्लस वाला लेना है। 13 उधर गया तो ये +13, जो प्लस में आया है वही आंसर लेना है। तो आंसर अब क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्रमागत क्या पूछा है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो हम माने क्या हुए थे यहाँ पे, x और x+1, x की वैल्यू 13 और 1 जोड़ दोगे तो 13 × 1 = 14। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। तो एक बार तो आपको इन क्वेश्चन को हम बता भी चुके हैं, तो आप लोग कर लीजिए। तो देखिए अब हम घा देखते हैं। करा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग 3/2 और गुणनफल कितना है, 5 है। तो यहाँ द्विघात बहुपद आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 21 का घा, तो शून्यकों का योग तो हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है।
तो शून्यक को हम मान लिए कि अल्फा और बीटा हैं, तो हमको योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है हमको 3/2 दिया है, गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दिया है हमको कितना 5 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लगा दीजिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है, इसी पे आपको क्या करना है, रख देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 यक्स अल्फा बीटा की वैल्यू 5 दी गई है। सॉल्व करिए तो ये तो हो गया 3/2 यक्स प्लस 5। अब क्या करना है, जो बटे में रहे उसी को क्या करना है, आपको यहां पे हटाना है। तो पहले आप बटा 1 करके इनको ऐसे सॉल्व कर लिया करो। ये हो गया 2, इसमें करेंगे तो 2x², यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, तो बटे में आ गया 2। अब देखिए करना क्या होता है, जो भी द्विघात बहुपद होते हैं वो वहां पे बटे में नहीं होते हैं, तो बटा वाला हटाना होता है। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इस 2 को हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बटे में रहे k की वैल्यू वही रख देना, क्योंकि ये अचर पद है, हमको पता नहीं है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। ये बात ध्यान देना है आपको। जहां k = कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो आया कितना 2x² माइनस 3x प्लस कितना हो गया 10। द्विघात बहुपद। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। हमने देखा है कि इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व होता है, करवा लेते हैं सब, बाद में 2 अपने आप हट जाता है या कुछ 0 इक्वल हो जाता है। उस तरह से आपको नहीं करना, क्योंकि बहुपद जब आप कर रहे हैं तो वहां इक्वल 0 आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो समीकरण बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यही फार्मूला यूज करके आपको द्विघात बहुपद बताना है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए घा वाला सॉल्व कर दिए, अब हमको क्या करना है, इंग्या वाला सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। 21 का इंग्या, तो ये क्या है, cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस क्या हो गया 1 प्लस साइन A अपान cos A इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 cos A, यहाँ पे प्रूव करना है, तो 2 ऐसे यहाँ होना चाहिए, तो 2 cos A यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए हम LHS यहाँ पे ले लेते हैं, cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान हो जाएगा cos A इज इक्वल, हाँ सिर्फ LHS यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कोई फार्मूला से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं कि साइन कॉस में है कि और किसी में है, तो सब साइन कॉस में है, तो साइन कॉस में होता है। और अगर इस तरह से भिन्न के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं, भिन्न की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हर का हर से गुणा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए का कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें करेंगे 2 बार, तो यानी क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसका विस्तार कर दिए अपान, नीचे आपको ऐसे ही करना है, तो ये और ये साथ कर लो,
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आप साथ कर लीजिए। साथ करने से क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा। नीचे आप ऐसे ही करिए, तो इसके बराबर 1 + 1 + 2 साइन ए अपान हो गया 1 + साइन ए इंटू क्या हो गया, कॉस ए यहाँ पे हो गया। तो 1 1 हो गया 2, तो 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे 2 साइन ए अपान यहाँ पे क्या है 1 + साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो आपका 2 है वो कॉमन बन रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए अपान 1 + साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। ये इससे कट गया तो बचा क्या 2 अपान कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए 2 अपान कॉस ए, तो कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 sec ए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है लग रहा है, यहाँ आपका होना चाहिए 2 sec ए ही होना चाहिए। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये बराबर कितना आ गया, RHS आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे इसका हम चा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व होगा। 21 का चा होगा। तो देखिए 21 का जो चा आपका है उसमें कह रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म आपका पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। इसको भी आप अच्छे समझिएगा। तो हमको दिया है एपी 21, 18, 15 ... ये क्या है, एक एपी है। तो यहां अगर कोई भी एपी आपको दी गई है तो एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं, सारवंतर निकाल सकते हैं। और ये दिया है जो 81, कौन सा पद, यानी an आपको दिया हुआ है -81। तो जो जो इस श्रेणी से हमको मिल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या निकलेगा, पहला पद यानी कि ए हमको यहां से मिलेगा 21, फिर मिलेगा सार्व अंतर डी। डी के लिए क्या करते हो, लास्ट वाले पद से उसके पहला वाला पद घटा देते हैं। चाहे 15 से 18 घटाओ, चाहे 18 से 21 घटाओ, बात वही होती है। तो 18 - 21 तो कितना आ गया, डी -3 आ गया। उसके बाद क्या दिया है, यनवा पद दिया हुआ है हमें, यानी कि an की वैल्यू हमको कितना दी गई है, -81। कह रहा है कौन सा पद, यानी n की वैल्यू निकालना है। तो चलिए an बराबर अगर -81 दिया है तो an का फार्मूला लगाओ, a + n - 1 × d = -81। a की वैल्यू 21, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू -3 बराबर -81। ये 21 इसका गुणा कर दो -3n, इसका इसमें कर दो 3 × 3 बराबर -21। इसको जोड़ोगे तो 24 -3n बराबर हो गया -81 हो गया। अब 24 को उधर आप लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -3n बराबर -81, 24 इधर गया तो -24 हो गया। जोड़ लीजिए 4 1 5 और 8 2 कितना हो गया 10, -105। n बराबर -105 बटा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 5 15। तो n की वैल्यू यहाँ पे जो आ गई वो कितना आ गई, 35 आ गई।
तो जिस तरह से जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP 21, 18 और 15 का 35वां पद -81 होगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस खंड के जो भी आपके क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर दिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब 21 का जो था सभी खंड हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे तो किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। और ये जो आपके होंगे वो 4 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए अगर इन सभी क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन को हम सब सॉल्व कराएंगे तो काफी टाइम आप लग जाएगा, यानी कि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए वहां तक सोल्यूशन करवा दिए हैं, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अगर आप मांग करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबे क्वेश्चन है आगे, इसलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और खुद से सॉल्व करिएगा। ना सॉल्व हो तो इसका हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद 3x² -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे अर्धवार्षिक हो या आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से करिएगा। जो खा वाला है, करा निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसकी माध्यिका बताना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से या तो माध्यिका निकालने के लिए इस तरह से पूछेगा, या तो माध्य निकालने के लिए, या तो बहुलक निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आगे आने वाले जो मॉडल पेपर होंगे उनमें उन क्वेश्चन को भी हम जरूर करवाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से करिएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग। इसमें है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जो आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर है, त्रिभुज वाला चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 4 नंबर में। तो अब इसमें कोई कंफर्म नहीं होता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करिएगा। उसके बाद घ देखते हैं। करा किसी AP का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, उस श्रेणी का 15 पदों का योग ज्ञात करिएगा। तो श्रेणी में इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करिएगा। इंग्या देखिए, करा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न आपको बताना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। चा देखिए, एक द्विघात समीकरण है √3x² - 11x + 8 √3 के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे = 0 होना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 22 के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो जो 23 है उसमें 2 क्वेश्चन अथवा करके दिया होता है, या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन जो आता है वो ऊंचाई दूरी का ही होता है। तो उनमें दोनों ऊंचाई दूरी के होते हैं,
तो एक कोई आपको जो आ रहा है वही करना है। ये एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 6 नंबर का यहाँ पे आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुवन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो या तो आप इसे करिए, ये क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुवन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टायर की ऊंचाई आपको बताना है, केबल टावर की ऊंचाई आपको बताना है। तो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग, और इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप इस एक्सरसाइज से कर लेते हैं तो 100% उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन जो आपको हम मॉडल पेपर दे रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आपको हम 7-8 करवाएंगे उन्हीं से आपको मान के चलिए कि कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है। करा कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप लोग करिएगा। तो जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छी बात है जिसमें अथवा करके दिया होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके जगह पे आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि एक घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन अथवा करके ही दिया होता है और 6 नंबर में ये भी आपका पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कभी कभी क्या होता है एक ही चैप्टर का पूछ लिया जाता है, या क्या होता है कि दोनों अलग अलग चैप्टर के भी क्वेश्चन होते हैं कि ये दूसरे चैप्टर का है, नहीं आ रहा है तो उसका अथवा करके इसको आपको करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से एकदम करिएगा। करा 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो आप अथवा करके ये वाला कर लीजिए, नहीं आ रहा मान लीजिए। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, उस यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करिएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 से थे, 22 में जो आपके 5 क्वेश्चन करने थे, 23, 24 और 25, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन जो लास्ट के थे उनको हम सॉल्व नहीं करवा पाए क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जा रही थी। तो आप लोग इसको करिए। अगर आपको कोई समस्या होती है, आपकी मांग होती है, तो इस क्वेश्चन को भी हम जरूर सॉल्व करवाएंगे अगली क्लास में। तो बच्चों इस क्लास को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनी हुई है। तो आप अगर शेयर करते हैं तो आपका उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका भी फायदा होगा और आपके जो भाई बहन हैं उनका भी उससे फायदा ही होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके आप जो भी इंक्वायरी आपकी होगी ज़रूर बताइएगा।